चैप्टर सेल स्टार्ट किया था, मैंने आप लोगों को बहुत कुछ बताया था, लेकिन देखते हैं कि किसको किसको याद है और कुछ का तो छूट भी गया। हाँ हाँ देखते हैं। टेम नहीं मिलता है क्यों नहीं मिलता टेम? टाइम। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर 1, मैंने आपको बताया था कि जब हमारी लाइफ स्टार्ट होती है, ठीक है, जब जिंदगी शुरू होती है उस टाइम कितने सेल के बने होते हैं? एक सेल के। चलो देखो, याद है ना तुम्हारे को टेम मिला था। हमारी हाँ हमारी लाइफ जब स्टार्ट होती है किसी की भी, ठीक है, तो किससे शुरू होती है? ओनली 1 सेल से। हम एक सेल से शुरू होते हैं। बनना बेटा, लिखो मत अभी सिर्फ पढ़ने पे फोकस करो। तो एक सेल से शुरू होता है, और एक सेल जो ये होता है ना, जिसको हम बोलते हैं जाइगोट। ये मैंने आपको कल नहीं बताया था, ये इस बात का नाम, इसको याद कर लेना, वो होता है जाइगोट, ठीक है ना। वो सिर्फ एक सेल का होता है। फिर क्या होता है कि एक सेल जो होता है, जाइगोट जो होता है, वो क्या करता है? फटाफट डिवीजन करना शुरू करता है। डिवीजन का मतलब क्या? कि वो बटना शुरू होगा, है ना। 1 से 2, 2 से 4, मतलब उनमें डिवीजन होता जाएगा। लाफिंग बॉय बिल्कुल लिखना नहीं है, बंद कर दो। तो वो क्या होगा कि फटाफट क्या होता जाएगा? डिवाइड होता जाएगा, ठीक है ना। डिवाइड होते 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 इनकी संख्या क्या होती है? इनकी संख्या क्या होती है? बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जब इनकी संख्या बहुत बढ़ जाएगी तब जाकर के ये हमको दिखाई देंगे। इतना बता दिया था मैंने कल आपको, है ना। और इन्हीं की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ते 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 इतनी संख्या हो जाती है कि बाकायदे एक बच्चा बन के तैयार हो जाता है, ठीक है। उसके हमको हाथ पैर, है ना, सब दिखने लगते हैं। हाथ पैर मुंह नाक सब बन जाता है, ठीक है। किससे बनता है? सेल से, ठीक है। वो एक जो ये सेल है, आपको ये भी मैंने बताया, पूरा सेल का डायग्राम दिखाया कि सेल जो होता है एक बहुत ही आश्चर्यजनक चीज़ है, ठीक है ना। एक आश्चर्यजनक चीज़ है, क्योंकि हम सब की बॉडी किससे मिलकर बनी हुई है? सेल से मिलकर बनी हुई है। और जितने भी प्लांट्स हैं, पौधे, उनकी भी बॉडी किससे मिलकर बनी हुई है? सेल से बनी हुई है। यानी कि जो लिविंग है, जिनको जिंदा आप कह सकते हैं, वो सेल से बने हुए हैं। अब ये मेरा पेन बॉक्स है, ये क्या ये लिविंग है? नहीं। तो ये सेल से बना हुआ नहीं है। ये किससे बना है? एटम से। तो क्या हमारी सेल एटम से मिलकर नहीं बनी है? बनी है, बनी है। सेल भी एटम से मिलके बनी है, ठीक है। लेकिन फिर भी एटम से मिलके एक ऐसी चीज़, एक ऐसा यूनिट है सेल, जो कि केवल जिंदा में ही पाया जाता है। और अगर हमारी सेल्स जिंदा हैं, ठीक है ना, हमारे सेल अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, तो हम कहते हैं कि हम भी एकदम स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं, अच्छी तरीके से हम भी काम कर सकते हैं। कल मैंने आपको बताया था, तुम लोगों ने बाहर गए थे तुम, और पत्ती तोड़ के लेके आए थे, लीफ तोड़ के लेके आए थे प्लांट से, ठीक है। कितने लीफ तोड़ के लेके आए थे? 4 लीफ तोड़ के लेके आए थे। वो लीफ आज के डेट में जिंदा है या मर गया? मर गया, है ना। अभी मरा नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर स्टोरेज फूड है अभी, तो इसलिए मरा नहीं होगा। लेकिन जैसे ही वो स्टोरेज फूड उसका खत्म हो जाएगा तो वो मर जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो प्लांट्स होते हैं और जो एनिमल्स होते हैं, ठीक है, ये दोनों ही किससे मिलकर बने होते हैं? सेल से बने होते हैं। और कल आपने क्या देखा था? इस और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने कल आपको बताई थी। कोई बात नहीं, हम लोग आगे से स्टार्ट करते हैं। हमने कल देखा था सेल का स्ट्रक्चर, ठीक है। कौन से सेल को हम घूमने गए थे? कल हम लोग घूमने गए थे, सेल घूमने गए थे। हमारी पिकनिक कहाँ गई थी? सेल गई थी, प्लांट सेल में गई थी, ठीक है ना। अब इसको पॉज करो, मैं एक बार सेल का डायग्राम बना लूँ। ये तुमने मैं आप लोग को सेल घुमाने के लिए ले गई थी, ठीक है। और हमने क्या क्या घूम लिया। अब पढ़ने के टाइम पे सब कॉन्सेंट्रेट करेंगे, ज़्यादा बोलना मत। सबसे पहले हमने इसका शेप देखा। ये कौन सा सेल है? प्लांट का सेल है। एक पौधा है ना। वापस कोई एक बच्चा लीफ लेके आओ, बाहर से एक पत्ती लेके आओ, जल्दी से जाना। देखिए, ये मुझे किसने दिया था? वंशिका ने। ये भी है ना, ये भी देखो सेल से बना हुआ है, ठीक है। इसमें बहुत सारे सेल्स आपको दिखाई देंगे। ये देखिए, ये लीफ है, ठीक है ना। इसमें से एक लीफ ले लोगे तुम, सिर्फ एक लीफ हम ये लेते हैं, तो ये आपको आंखों से दिखाई दे रहा है ना। आंखों से दिखाई दे रहा है, इट मीन्स कि इसमें बहुत सारे सेल हैं, बहुत सारे सेल हैं। जब आप इस पर इसी को लेकर के, है ना, माइक्रोस्कोप के नीचे रखोगे, और जब माइक्रोस्कोप में इसको देखोगे, तो आपको
सेल का शेप दिखाई देगा, इस तरीके के स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर हैं जिनसे मिलकर के ये बना हुआ है। ओके, लेकिन आपको ये इतनी सारी चीज़ें दिखाई नहीं देंगी, माइक्रोस्कोप से दिखाई नहीं देगा। हमको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में वो भी हमको हाई पावर भी देखना पड़ेगा, तब जाकर के हमको ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। ओके, तो हमको अभी फिलहाल कुछ नहीं करना है, ना माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना है, ना हमको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना है। ओके, हमारी आंखें जो है ना वही माइक्रोस्कोप है। देखो आंखों से देखो, ये दिख रहा है ना माइक्रोस्कोप वाली चीज़ें, तो तुम्हारे आंखों के अंदर ही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप फिक्स किया हुआ है, देख सकते हो। ये सब हमको कर कर आके किसने दिया है? साइंटिस्ट ने दिया है। धन्यवाद करो सब उनको, थैंक यू बोलो। चलिए देखिए, अब इस जो लीफ है ना, इसमें जो एक सेल होगा, हम उस एक सेल को कल घूमने के लिए निकले थे, ठीक है। तो हमने पहला क्या देखा था? लाफिंग बॉय, व्हाट आर यू डूइंग? हमने पहला वर्ड क्या देखा था? हेक्सागोनल, ये हमने पढ़ लिया। नंबर 2 हमने क्या देखा था? सेल वॉल। नंबर 3, नंबर 4 प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैंने लिखा नहीं था, लिख देती हूँ यहाँ पर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा था? प्लाज्मोडेस्माटा पढ़ लिया। और क्या पढ़ा था? वैक्यूल्स के बारे में पढ़ लिया। ओके, और साइटोप्लाज्म पढ़ लिया था, और क्लोरोप्लास्ट हमने पढ़ लिया था। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल को भी पढ़ लिया था, ठीक है ना। न्यूक्लियस पढ़ा नहीं था हमने अभी, न्यूक्लियस अभी हमने पूरा पढ़ा नहीं, न्यूक्लियस के बारे में तो अब हम पढ़ेंगे। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया भी पढ़ लिया था हमने, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लिया। इतनी सारी चीज़ें तो ऑलमोस्ट हो गई है ना। अच्छा, जब बाहर धूप रहेगी, सूरज भगवान जब सामने ऊपर दिखेंगे, तो इनका किचन खुला रहता है, ठीक है, काम होता रहता है, खाना पकता रहता है। जैसे ही सूरज भगवान बंद, तो गैस जो है ऑफ हो जाता है, किचन का दरवाज़ा बंद, काम होना, खाना पकना बंद हो जाता है, ठीक है। ये काम किस में होता है? कौन है किचन कौन है? सुरेंद्र, किचन कौन है? सेल किचन है। ईशांत पिट जाएगा। क्लोरोप्लास्ट। ओके, सिट डाउन। कल हमने पढ़ा था ना, किचन कौन है? किचन ऑफ द सेल, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। चलिए, आज हम पहले जो पढ़ने जा रहे हैं वो देखो। सबसे पहले हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपको न्यूक्लियस में क्या बताया था? ओनली न्यूक्लियस बता दिया था, एक वर्ड। अब ध्यान से समझना सब। यहाँ से आपको से मैं क्वेश्चन पूछूंगी, पढ़ाने के बाद हर 5 मिनट पे आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, किसी को खड़ा करके। न्यूक्लियस क्या होता है? इस पूरे सेल का, ये पूरा सेल क्या है? एक फैक्ट्री है। कल आप गए थे फैक्ट्री को घूमने के लिए, उस फैक्ट्री में आप कहाँ गए? सीधे आप चलते चलते एंटर किए कहाँ? मैनेजर साहब के पास गए, ठीक है ना। मैनेजर साहब जो है वो कौन है? ये न्यूक्लियस। इस सेल में कौन रहेगा, कौन नहीं रहेगा, कौन कितनी संख्या में रहेगा, और किसको क्या काम करना है, एवरीथिंग, सब कुछ कौन कंट्रोल करता है? मैनेजर साहब, ठीक है। मैनेजर साहब कौन है? न्यूक्लियस है। एक न्यूक्लियस की अगर हम बात करें, ठीक है, तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें भी दिखाई देंगी, ठीक है। जैसे आप देख रहे हो, इसमें बहुत सारे नाम आपको दिखाई दे रहे हैं। पहला नाम है न्यूक्लियस का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है ना। न्यूक्लियस के बाहर में मैनेजर साहब के जब रूम में तुम जाओगे, तो जो उनका रूम की जो दीवार है उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। अब देखो, मैनेजर साहब यहाँ बैठे हुए हैं, तुम अंदर आओगे, ये तुमको दीवार दिखाई दे रही है चारों तरफ से ना, पूरा पैकअप, एकदम पैकअप, अंदर सेफ। तो ये कौन है? ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में आप देख रहे हैं यहाँ पर खाली जगह है, यहाँ देख रहे हैं खाली जगह है, यहाँ देख रहे हैं खाली जगह है, वो देखो खिड़की, वो देखो खिड़की, और ये देखो दरवाज़ा, ठीक है। मैनेजर साहब के ऑफिस में घुसने के लिए जगह भी तो होना चाहिए ना। वो जगह जो होता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर का मतलब होता है बहुत छोटा सा छेद जिसमें से होकर के चीज़ें आ जा सके। देखो दरवाज़ा हमने बनाया ना कि इसमें से आ जा सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर पोर। ओके, तो हमारा ये हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और दूसरा हो गया न्यूक्लियर पोर। क्लियर, समझ आ गया? जब आप न्यूक्लियस के अंदर जाते हो, जैसे ही ऑफिस में आ रहे हो ना, अंदर प्रवेश कर रहे हो, तो वहाँ भी पेन एकदम रख दो, सिर्फ समझो, जब आप अंदर आते हो तो अंदर भी आप किस में फंस जाते हो?
आपको पूरा खाली नहीं मिलता है। आप किस में फंस गए हो? जेली में। कल फंसे थे ना जेली में, पूरा अंदर आओगे, एक जस्ट इमेजिन करो कितना अच्छा लगेगा कि आप अंदर आए हो और पूरा चारों तरफ वाइट वाइट जेली है ना। जेली में से होकर के आपको चीज़ें देखनी है, सब जेली पूरा इसके अंदर भरा हुआ है। इस न्यूक्लियस के अंदर भी जेली की तरह से पूरा लिक्विड भरा होता है। जेली की तरह से लिक्विड नहीं होता, उसको हम सेमी सॉलिड कहते हैं। पूरा जेली एक भरा होता है, उसका नाम होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या नाम होता है? जो जेली, जो इसके अंदर जो लिक्विड है, जो जेली है, जो सेमी सॉलिड जेली है, उसको बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर आपको एक और ये दिखाई दे रहा है, ये ठीक है ना, सर्कल दिखाई दे रहा है ना, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का बेटा न्यूक्लियोलस। आप न्यूक्लियस के अंदर गए, वहाँ न्यूक्लियस के बेटे से आपकी मुलाकात है, ओ हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप, है ना। तो इनके बेटे का नाम क्या है? न्यूक्लियोलस। क्या नाम है? न्यूक्लियोलस। ओके, अब हम आ रहे हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पर, ठीक है ना। न्यूक्लियोलस जो था, उस न्यूक्लियोलस के ऐसा लग रहा था कि न्यूक्लियोलस के इर्द गिर्द पूरा मैगी फैला हो, है ना। तुमने सोचा ओहो, इर्द गिर्द का मतलब होता है आसपास, चारों तरफ, ठीक है। ये न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस बैठा हुआ है, यहाँ पूरा ऐसे मैगी की तरह से चीज़ें फैली हुई थी, मैगी की तरह, सब उलझा उलझा। मैगी खाते हो ना, नूडल्स, है ना, तो नूडल्स की तरह से सबने लॉकडाउन में खूब मैगी खाया होगा। परी, तुम्हारे बारे में मैंने सुना कि तुमने बहुत मैगी खाया, मैगी बनाने भी आ गया तुमको। तो जो न्यूक्लियोलस होता है, उसके आसपास पूरा न्यूक्लियस के अंदर, है ना, पूरा मैगी की तरह से पूरा जाल बिछा रहता है। अब ये इसके बारे में ध्यान से समझना सब, ये जो पूरा जाल बिछा हुआ है न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, उसको हम बोल रहे हैं क्रोमेटिन थ्रेड। क्रोमेटिन थ्रेड, थ्रेड का मतलब होता है धागा, ऐसा धागा जो उलझा हुआ हो आपस में, है ना। हाँ बिल्कुल सही, याद है तुमको, वेरी गुड। उलझा हुआ धागे की तरह से पूरा उसमें फैला हुआ होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्रोमेटिन थ्रेड। अभी टेंशन मत लेना, मैं वापस आप लोग को सारी वर्ड जो है ना याद करवा दूंगी। तो ये हो गया हमारा न्यूक्लियर क्रोमेटिन थ्रेड। अब देखो 1 2 3 4 5, पांचों को मिला करके हमने बोला न्यूक्लियस, यानी कि एक न्यूक्लियस के हमको पांचों पार्ट के बारे में जानना जरूरी था, ठीक है ना। अब हम इसमें सबसे ज़्यादा जानेंगे क्रोमेटिन थ्रेड के बारे में। जानना चाहोगे? जानना चाहोगे? मन है? हाँ, क्रोमेटिन थ्रेड, ये जो क्रोमेटिन थ्रेड होता है, ठीक है, ये क्रोमेटिन थ्रेड अभी तो ये तुमको धागे की तरह से उलझा हुआ दिखाई देगा, है ना, लेकिन ये पूरे सेल का यही वो अजूबा है, अजूबा, जिसको मतलब इतनी अजीबो गरीब चीज़ है ये, गरीब नहीं है, अजीब है, इतनी अजीब चीज़ है ये क्रोमेटिन थ्रेड। आपने सीरियल में क्राइम पेट्रोल में बहुत सुना होगा डीएनए टेस्ट, सुना है डीएनए टेस्ट, कि भाई इसका डीएनए टेस्ट करवा लो, पता पड़ जाएगा, है ना, कातिल कौन है, किसने खून किया है, सब पता पड़ जाएगा, या डेड बॉडी किसकी है पता पड़ जाएगा, डीएनए टेस्ट, है ना। वो डीएनए कोई और नहीं है बच्चों, ये मैगी डीएनए है, ये जो मैगी है ना, यही डीएनए है, ठीक है। उसके बाद आपने एक वर्ड सुना नहीं होगा शायद, क्रोमोसोम, सुना है क्या? हाँ, सुना है तो अच्छी बात है, नहीं सुना है तो सुन लो। क्रोमोसोम, ठीक है ना, डीएनए ही क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम, ठीक है, डीएनए ही क्रोमोसोम है, ठीक है, और क्रोमोसोम ही क्रोमेटिन थ्रेड है, क्रोमेटिन थ्रेड है, ठीक है, और डीएनए ही जिन है। हाँ, पहले वो जो ऐसे ऐसे रगड़ दो तो जिन निकल जाता था बोलो क्या करना है ना, मेरे मालिक मुझे हुक्म दो, ठीक है, जा बेटा सो जा, ओके मालिक, है ना। हाँ, ये भी निकलता है ना तो देखो, मैं ही आदि हूँ, मैं ही अंत हूँ, मैं ही सर्वत्र हूँ, ठीक है, भगवान कहते हैं ना, कृष्ण भगवान, वही है ये, है ना। डीएनए कहता है मैं ही क्रोमोसोम हूँ, क्रोमोसोम कहता है मैं ही क्रोमेटिन थ्रेड हूँ, ठीक है, डीएनए कहता है मैं ही जिन हूँ, है ना, सब कुछ यही है डीएनए। तो आप सबको मिला करके एक बात जो आप कॉमन जिसके बारे में जानते हो, जो नाम आप जानते हो, वही याद रखो, डीएनए,
ठीक है। हर एक सेल में डीएनए होते हैं, ठीक है। और अगर हम क्रोमोसोम की बात करें, बस ये याद रख लो, क्रोमोसोम की अगर हम बात करें, डीएनए ही क्रोमोसोम है, ओके, लेकिन इनकी संख्या निश्चित होती है, ठीक है ना, निश्चित होती है संख्या। अब इस प्लांट के सेल में कितने क्रोमोसोम होंगे, आई डोंट नो, मुझे पता नहीं है ये बात, ठीक है ना, ये कौन सा पौधा है, इसमें कितने क्रोमोसोम है, लेकिन तुम्हारे हर एक सेल में कितने क्रोमोसोम होंगे वो मुझे ज़रूर पता है। मैंने पता किया था जब तुम्हारा 23, ऐसा ही देखो होता है जब इंसान बोलता है ना, तो उसको लगता है अच्छा ठीक है आंसर दिया उसने, फिर हम कहें क्या बोला तुम है, नहीं ये नहीं है, एक कदम पीछे हट जाता है, गलत जवाब। देखो क्रोमोसोम की संख्या जो हमारे शरीर में होती है वो 23 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हुआ, 46। जब तुम लोग का स्कूल में एडमिशन हुआ ना, तब हमने एडमिशन फॉर्म में भरा था कि तुम्हारे अंदर कितने क्रोमोसोम है, तो पता पड़ा 46, तब तुम्हारा टेस्ट हुआ था, है ना। 46 क्रोमोसोम आप लोग के अंदर है, सबके अंदर 46 क्रोमोसोम है, ठीक है। हम सब जो एक सेल, यस, एक सेल के अंदर है ना, तुम्हारी बॉडी में कितने सेल हैं, बहुत सारे सेल होंगे, पुनीत की बॉडी में तो और ज़्यादा सेल हैं, ठीक है, तो सेल ही सेल है, इतने सेल हैं तभी तो तुम दिखाई देते हो, है ना, सेल कम रहते तो दिखाई कैसे देते, सेल इतने ज़्यादा है तब तुम दिखाई दे रहे हो, ठीक है ना। तो इतने 46 क्रोमोसोम होते हैं हर एक सेल में। जब तुम्हारी लाइफ स्टार्ट हुई थी तो कितने सेल के तुम बने हुए थे, एक सेल के, उस एक सेल में 46 क्रोमोसोम था, ठीक है ना। और अगर उस एक सेल में, ध्यान देना, अगर उस एक सेल में 46 क्रोमोसोम नहीं रहता तो जो चाइल्ड होता है, बेटा फोन नहीं हो सकता, तुम सर से फोन करवा लो, जो हाँ मतलब कुछ अलग हो जाएगा। अगर देखो तुम्हारे हर एक सेल में 46 क्रोमोसोम, हेलो 46 क्रोमोसोम है, तब ओके, सब ओके सामान्य दिखेंगे। अगर 45 हो गया या 47 हो गया, एक क्रोमोसोम घट गया या एक क्रोमोसोम बढ़ गया, उतने से ही भूचाल आ जाता है, ठीक है। आंखें यहाँ आ जाएंगी, हाँ कान ऐसे हो जाएंगे, इतना बड़ा सा ये हो जाएगा, है ना, कुछ अजीबोगरीब हो जाएगा। हो सकता है उसके नाक यहाँ हो ठीक है, यहाँ नाक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब पूरा उसके में क्या हो सकता है, उसका हुलिया बदल सकता है, ठीक है। यदि एक क्रोमोसोम ज़्यादा हो या एक क्रोमोसोम, तो अगर नॉर्मल दिखाई दे रहे हैं सब, मतलब क्रोमोसोम कितने हैं, 46। हर एक सेल में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, 46। भूल तो नहीं जाओगे, भूल जाओगे, 10 दिन के बाद पूछूंगी, भूल जाओगे, हाँ याद रहेगा ऐसा, सब समान है, देखो सबका फेस, 2 आंखें, नाक, कान, मतलब 46 क्रोमोसोम है, तो 46 क्रोमोसोम होते हैं, ओके ठीक है, 46 क्रोमोसोम होते हैं, क्लियर, समझ आ गया। तो सब हर सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं। और क्रोमोसोम का मतलब क्या, डीएनए, ठीक है ना, क्रोमोसोम का मतलब होता है डीएनए। डीएनए जो होता है ना बच्चों, ये बहुत बड़ा होता है। ऐसा कभी स्ट्रक्चर देखा है क्या? देखा होगा, हाँ। लाइन भी बना दो, मान लो ऐसे ऐसे ऐसे, अभी तो फिलहाल यूं कर दूं ऐसे, अभी तो मैं ऐसे ही बना दे। डीएनए ऐसा दिखता है, ठीक है ना, डीएनए ऐसा होता है। और ये डीएनए किस में पाया जाता है, क्रोमोसोम में, क्रोमोसोम ही डीएनए है, ठीक है ना। अब जो डीएनए होता है, अब डीएनए की जरा हम लोग बातें सुन लें। डीएनए वो होता है, डीएनए क्या है एक्चुअल में, डीएनए तुम हो, तुम ही डीएनए हो। तुम्हारी जो शकल है, तुम्हारी शकल का, तुम्हारे फेस का क्या धरती पर कोई दूसरा इंसान है? नहीं, तुमने ढूंढा है क्या? सुनी सुनाई बातें ये तो। एक जैसा फेस, मान लो कि फेस मिलता जुलता हो सकता है, लेकिन मैं देखो बात कर रही हूँ, सेम आवाज़ हो 2 लोगों की, पूरे दुनिया में 2 लोग एकदम 2 कॉपी हो, एकदम क्लोन, है ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उनका डीएनए क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। हम लोग की अपनी जो खुद की पहचान होती है वो हमारे डीएनए से होती है, हमारे डीएनए से। हाँ, जुड़वा भाइयों की भी नहीं होती है। मैं क्या बोल रही हूँ,
जुड़वा भाई रहेंगे उनकी भी नहीं। मैं बोल रही हूँ कि पूरी धरती पर भी कोई दो लोग ऐसे नहीं हैं जिनका डीएनए एक जैसा हो, है ना। डीएनए बड़े ही कमाल की चीज़ है, बहुत कमाल की चीज़। हाँ, किसकी? अच्छा, वो दोनों जो है फिर भी मतलब देखो डिफरेंस है, कहीं ना कहीं डिफरेंस है। एकदम एक जैसे भी दिखेंगे ना, दिखेंगे तुमको, लेकिन दोनों का फिंगरप्रिंट तुम करो, फिंगरप्रिंट दोनों के डिफरेंट आएंगे, यानी कि दोनों के डीएनए अलग अलग हैं। किसी दो लोगों का एक जैसा चेहरा मिल सकता है, लेकिन और कैरेक्टर, आवाज़ नहीं मिलेगा, दिमाग नहीं मिलेगा, सोच नहीं मिलेगा। तुम जो हो, है ना, वो तुम्हारा डीएनए डिसाइड करता है कि तुम कैसे हो। हम जैसे दिखते हैं, जितने जो हमारी आवाज़ होती है, हमारे बाल कैसे होते हैं, मेरे बाल नीले होंगे, पीले होंगे या हरे होंगे, ये मेरा डीएनए डिसाइड करेगा, ठीक है ना। तो हर एक चीज़ हम जैसे भी होते हैं, मेरा कलर कैसा होगा ये मेरा डीएनए डिसाइड करेगा, मेरी आंखें कैसी होंगी वो मेरा डीएनए डिसाइड करेगा, हम कैसे होते हैं वो सब चीज़ हमारा डीएनए डिसाइड करता है, ठीक है। सुबह सुबह उठा करो और डीएनए भगवान को प्रणाम किया करो, ठीक है, कि तुम जो हो एक्चुअल में तुम नहीं हो। तुम कौन हो? डीएनए हो। तुम एक्चुअल में क्या हो? डीएनए हो। वो जो एक आत्मा है वो कौन है? वो कोई और नहीं, वो डीएनए ही है। हाँ बेटा, हाँ डीएनए नहीं, चलने दो। ये जो डीएनए होता है ना, ये डीएनए कहाँ पाए जाते बच्चों? इस न्यूक्लियस के अंदर। ये डीएनए है, इस डीएनए ने ही ये सब कुछ बनाया है, पूरी फैक्ट्री का निर्माण किया है, पूरा फैक्ट्री डीएनए ने बना करके रख दिया, ओके। और अब हम क्या करते हैं कि ये डीएनए ही है जो ये पूरा कंट्रोल भी कर रहा है। तो एक एक सेल को पूरा बनाने वाला डीएनए है, और धीरे धीरे करके इतने सारे सेल बन जाते हैं तो पूरा का पूरा पौधा बन के तैयार हो जाता है। एक इंसान, हमारा जो है, हमारा हार्ट कंट्रोल हो रहा है, हार्ट काम कर रहा है, किसकी वजह से? डीएनए की वजह से। सब कुछ डीएनए ने बना रखा है, ओके, क्लियर, समझ आ गया। चलिए अब एक बार वर्ड तुम याद कर लो। न्यूक्लियस जो है, इस न्यूक्लियस के कितने भाग हैं, कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, आप लोग बताते चलना। न्यूक्लियस की जो वॉल होगी, जो मेम्ब्रेन होगी, उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस नहीं, मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस की जो बाहर की दीवार होगी उसको क्या बोलेंगे? तेज बोलो, न्यूक्लियर। जो पोर होगा, दरवाजा होगा, उसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस के अंदर उसका जो बेटा बैठा हुआ है उसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस। जो उसमें मैगी की तरह से फैला हुआ है उसको क्या बोलेंगे? क्रोमेटिन थ्रेड। क्या बोलेंगे? क्रोमेटिन थ्रेड। क्रोमेटिन थ्रेड। क्रोमेटिन थ्रेड क्या है? वही क्रोमोसोम है, वही डीएनए है, वही जीन है, ठीक है। आपको कभी कोई बोले कि जीन क्या तुम्हारी बॉडी में है, बोलो यस है, ठीक है ना। आपकी बॉडी के अंदर जीन, क्रोमोसोम, क्रोमेटिन थ्रेड, डीएनए सब है। और क्या था इसमें? बस यही थे, है ना। और सबको मिलाकर के हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस। और इसके अंदर जो जेली की तरह से उसको हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म। तो आज के वर्ड, कल वाला वर्ड अब छोड़ दो, आज के वर्ड याद करो। न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस, क्रोमेटिन थ्रेड, क्रोमोसोम, डीएनए, जीन, ओके, बस इतना ही है ना वर्ड। तो ये वर्ड, ठीक है, 5 मिनट इस वर्ड को सारे को रिवीजन करो, रिवीजन करो, इसको रिवीजन करो, सब अपने अपने स्तर पे रिवीजन करो। पॉज। हाँ बोलिए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियोप्लाज्म। कोई बात नहीं, चलने दो ना तुम तो। न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस, क्रोमेटिन थ्रेड, क्रोमेटिन थ्रेड, क्रोमोसोम, डीएनए, जीन। क्रोमोसोम की संख्या 46, क्रोमोसोम की संख्या, और डीएनए की लंबाई बताओ।
डीएनए कितना बड़ा होता है? जस्ट इमेजिन कितना बड़ा होता है, इमेजिन करो डीएनए कितना बड़ा होता है। यस, इमेजिन करो। ओके, सुरेंद्र ने कहा इतना, ईशांत ने कहा इतना, और कोई? यस, पेन इतना बड़ा। यस, हम अपने डीएनए को, डीएनए जो हमारा है ना बच्चों, तुम देखो, तुम तो जानते नहीं हो डीएनए की कमाल। तो देखो, जानते नहीं हो ना तुम लोग, इसलिए आश्चर्य नहीं होता। मैंने इतना जाना है ना, इसलिए मुझे आश्चर्य होता है कि ओ गॉड, ये भगवान जी का साइंस कितना स्ट्रांग था। मतलब ताज्जुब, अनबिलीवेबल। अपनी तुम बॉडी को पढ़ लो ना तो तुमको समझ में आ जाओगे कि क्या टेक्निक थी, भगवान जी ने पढ़ाई कहाँ से की थी, इतना उनको दिमाग कहाँ से आया, किस तरीके से सेटिंग हुई है। अपनी बॉडी एक मशीन है, ऐसा मशीन का सेटअप तुमने न कहीं देखा होगा न सुना होगा, ठीक है, ऊपर से इतना छोटा। अब तुम देखो डीएनए के बारे में, सुनो, डीएनए के बारे में देखो। डीएनए को, जितने डीएनए है ना, अगर सारे डीएनए अपने, कहते हैं अपने फॉर्म में आ जाए, ठीक है, और अपने रूप को बढ़ाने लगे। मैंने क्या बोला, डीएनए क्या है? जिन है, बोला था ना। जिन जो है छोटे से चिराग में रहता है, जब तुम चिराग को रगड़ते हो तो जिन चिराग से बाहर आता है। उसके बाद वो कितना बड़ा हो सकता है, बोलो? इंसान से भी बहुत बड़ा राक्षस। ये जो डीएनए है इसकी लंबाई भी इतनी होती है ना, कि अगर डीएनए चाहे तो अर्थ को, पूरी धरती को, है ना, लगभग 3 बार, लगभग मतलब 2.25 कह सकते हो, लगभग 3 बार लपेट लेगा। डीएनए, हाँ डीएनए, एक इंसान का डीएनए, एक इंसान का डीएनए धरती को 3 बार लगभग लपेट सकता है। ऐसे सोचने में लगता है अच्छा 3 बार लपेट सकता है, ठीक है, जरा तुम धागा ले लो, है ना, और यहाँ से लेके अपने घर तक जरा जाओ धागा लेकर के, और फिर उस धागे को जरा इकट्ठा करो तो देखो इतना बड़ा गट्ठा इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। और इतना छोटा सा डीएनए जो कहाँ छुपा है एकदम, देख रहे हो कहाँ, सेल तो दिखाई नहीं देता, तो न्यूक्लियस कहाँ से दिखाई देगा, ठीक है। और न्यूक्लियस के अंदर डीएनए और उसकी लंबाई ऐसी, एक्चुअल में क्या होता है, वो अपने आप को सिकोड़ता है ना, सिकोड़ते एकदम छोटा होकर के अंदर पड़ा रहता है, ठीक है। और जिस दिन तुमने उसको ललकार दिया कि डीएनए 12 तुझे देख लेता हूँ, है, ललकारोगे तब ना, तुम्हारी ललकार अगर सुनेगा तो वो डीएनए बाहर आएगा ना, तो इतना बड़ा उसका रूप हो जाएगा, इतनी बड़ी लंबाई होती है। समझ आया आपको? तो डीएनए ही कमाल की चीज़ है, सब कुछ डीएनए ही है, एवरीथिंग इज डीएनए। अगर आपको कहीं छोटा सा हड्डी का टुकड़ा भी मिल जाता है ना, तो उसके डीएनए से तुम चेक करके बता सकते हो कि वो किसका था टुकड़ा, हड्डी का टुकड़ा किसका था, वो डीएनए के अंदर कोडिंग होती है, कोडिंग होती है, पूरी इन्फॉर्मेशन होती है, एक इंसान की पूरी इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। अगर मान लो कि छोटा सा स्किन हमने पुष्पेंद्र का लेकर के और डीएनए टेस्ट के लिए भेज दिया और उन्होंने पुष्पेंद्र को देखा नहीं है, फिर भी वो बता देंगे, पूरी कोडिंग, उसमें इन्फॉर्मेशन छुपी हुई थी, इन्फॉर्मेशन, ये एक ऐसा लड़का है जिसकी ऐसी आँख है, ऐसा पतला है कि मोटा है ना, नाम नहीं लिखा हुआ है, ठीक है ना, लेकिन पूरी इन्फॉर्मेशन इसकी निकल जाएगी डीएनए से। तो डीएनए मतलब तुम्हारी पूरी इन्फॉर्मेशन, ओके। इसलिए जब जो मतलब पढ़े लिखे नहीं है, जो पढ़े लिखे होते हैं वो तो साइन करते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं होते, ये जो अंगूठा लगाते हैं ना, अंगूठा, ये बहुत तगड़ा सबूत है, अंगूठा, ठीक है, फिंगरप्रिंट लगा तो कोई देगा, चेक करेंगे ना, मशीन से चेक करेंगे कि किसका है। अरे बेटा तुमने देखा ही कुछ नहीं है तो चेक नहीं करते हैं, लगाते किस लिए है फिर। चलो तो हमने एक बार रिवीजन कर लिया, एक बार वापस रिवीजन करेंगे, उसके बाद मैं पूछूंगी, है ना। अब तुम देखते जाओ, वर्ड देखते जाओ। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस, क्रोमेटिन थ्रेड, क्रोमोसोम, डीएनए, जीन, न्यूक्लियस, सब मिला के न्यूक्लियस। क्लियर? डन। अब न्यूक्लियर प्लाज्म बोला था, चलिए रेडी। नव्या, सबसे पहले जो न्यूक्लियस के चारों तरफ की दीवार है उसका नाम? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सही जवाब, 10 पॉइंट्स।
सिट डाउन। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में जो छोटे छोटे से पोर है, यानी कि दरवाजा आने जाने के लिए, यस करेक्ट, सही जवाब। नेक्स्ट, अंदर आएंगे तो हम जेली में फंस जाएंगे, है ना, ऐसे ऐसे देखेंगे, वाह कितना मजेदार है ना, इतना 3D स्ट्रक्चर दिख रहा है। यस पुनीत, करेक्ट, सही जवाब। उसके अंदर आएंगे तो न्यूक्लियस का बेटा बैठा हुआ है, रोहन, न्यूक्लियोलस, करेक्ट, सही जवाब, बैठ जाओ। अब उसके आगे आगे पीछे मैगी है, तुम मैगी खाती हो ना, खड़ी हो जाओ। मैगी जो फैला हुआ है उसका नाम मैगी, मैगी की तरह से न्यूक्लियोलस जो फैला हुआ है वहाँ पे, याद करो, गरिमा बताओगी? चलो कोई बात नहीं, बैठो। हाँ, क्रोमेटिन थ्रेड, ठीक है ना, वो हो गया क्रोमेटिन थ्रेड। अब अभी बताती हूँ बनाने का बात, अभी सिर्फ पढ़ने पे ध्यान देंगे। क्रोमेटिन थ्रेड, ओके। अब क्रोमेटिन थ्रेड ही क्या है, अब इस पे हम आएंगे, ठीक है। क्रोमेटिन थ्रेड ही क्या है, एक नाम बताओ लाफिंग बॉय। क्रोमोसोम, दूसरा नाम बताओ लाफिंग बॉय, तीसरा नाम बताओ, ठीक है। ये सब का पूरा कंपोजिशन जो है, ये पूरा रूम क्या है, क्या है, पूरा रूम ही क्या है, ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस है, ठीक है। और न्यूक्लियस क्या है, मैनेजर है। पूरे सेल को कंट्रोल कौन करता है, न्यूक्लियस कंट्रोल करता है, ठीक है। और तुम्हारा सेल यदि तरोताजा रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा, तुम्हारा हर एक सेल यदि खुश है तो तुम भी खुश रहोगे, लेकिन तुमने अगर अपने सेल को दुखी किया तो दुखी तुम भी हो जाओगे, ठीक है। दुखी करते हैं, देखो मैं बताती हूँ कैसे। तुम जब खाते हो, जब तुम दाल रोटी खाते हो तो तुम्हारा लीवर कहता है हाँ मज़ा आया। जब तुम 4 गिलास, कहाँ गया, 4 गिलास छाछ पीते हो तो भी तुम्हारा अंदर से लीवर कहता है, तुम्हारे अंदर के सारे सेल्स कहते हैं मज़ा आ गया, ठीक है। लेकिन जब तुम बाहर जाते हो, है ना, चाउमीन खाते हो, पिज़्ज़ा खाते हो, तो जो अंदर वाले हैं ना, ओहो क्या खिला दिया, तुम्हारे सेल सारे, हाँ तुम तो गांव के जाट हो, कहाँ खाओगे, है ना। तो क्या होता है कि वो सारे सेल दुखी हो जाते हैं, तो अपने सेल को दुखी नहीं करना है, ठीक है। या फिर जब तुम क्या करते हो कि घर में आलसी की तरह से सोए रहते हो ऐसे, तब भी तुम्हारे सारे सेल दुखी रहते हैं। जब तुम, हाँ दुखी रहते हैं, जब तुम बरामदे में दौड़ते हो, है ना, दौड़ रहे हो, चल के आ रहे हो, वॉकिंग कर रहे हो, ठीक है, सुबह जल्दी उठ रहे हो, डेली नहा रहे हो, तुम्हारे सारे सेल खुश हैं, ठीक है। अपने सारे सेल को खुश रखो। यस, डंडा लो, लगाओ सुरेंद्र को। हाँ ठीक है, समझ आ गया। क्रोमोसोम की संख्या 46। एक पॉइंट सबका क्लियर हो गया। एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम? अब न्यूक्लियस के बारे में आपको किसी को कोई कंफ्यूजन है? नहीं, फिर आगे बढ़े। चलिए, न्यूक्लियर से, ये जो तुम न्यूक्लियर का देख रहे हो, ये मतलब इसकी जो दीवार है, दीवार, इसकी जो दीवार है, इससे लगा हुआ तुमको कुछ ये दिखाई दे रहा है? इसी से बिल्कुल, हमने बिल्कुल इसी से सटा करके कुछ और कंस्ट्रक्शन करवा रखा है। ये जो लगा हुआ कंस्ट्रक्शन जो दिखाई दे रहा है ना, इसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कल जब मैंने सेल का डायग्राम बनाया था तो सारे बच्चों ने कहा ओ इतना कठिन। धीरे धीरे करते करते आज आपको लगभग सारे नाम याद हो गए। लेकिन देखो, आसान बनाने का मैंने बोला, आसान बनाऊंगी उसको मैं, तुम तो सिर्फ देखो, आराम से जो पढ़ा रही हो पढ़ो, ज़्यादा टेंशन मत लो। तो ये इसका नाम है, बोलिए सब, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब तुम देखो, दो तरीके का तुमको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाई दे रहा है। इधर भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लगा है, इधर भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लगा है, या दोनों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक साथ भी लग सकता है। इस तरीके से देखो, ये रहा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऐसे ऐसे, ये ऐसे पूरी जाल बिछी हुई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर आपको ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, ये ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, ठीक है ना। ये अब देखो, इनके ऊपर भी दिखाई दे रहे हैं क्या? नहीं। तो इनको जब तुम छुओगे ना, स्मूथ, चिकना चिकना लगेगा, ठीक है। तो इनको हम क्या बोलेंगे कि ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है।
उन्हीं के नाम के आगे हमने क्या लगा दिया? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इनको जरा टच करके देखो, इनके ऊपर तो दाने लगे हुए हैं, टच करोगे तो क्या लगेगा? रफ लगेगा ना, रफ है एकदम खुरदुरा सा, ठीक है। तो इसका नाम हो गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पहला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर? अब तुमने क्वेश्चन तो पूछा नहीं कि ये काम क्या करता है, क्यों रखा गया है इसको, है ना? बताओ मैं, तुम नहीं पूछोगे तब भी मैं बताऊंगी। तुम लोगों ने यही सोचा होगा कि नहीं पूछेंगे तब भी बताएंगी, तो क्या पूछें, ठीक है। चलो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है प्रोटीन बनाना। देखो, एक्चुअल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम नहीं होता है। ये तुमको क्या दिखाई दे रहा है? राइबोसोम। राइबोसोम दिखाई दे रहा है? तुम सब ग्रोइंग चाइल्ड हो। ग्रोइंग चाइल्ड का मतलब बड़े हो रहे हो और बड़े होते जाओगे और बड़े होते जाओगे। हाँ, बड़े होते होते दीवार को टच कर लोगे उसको, ठीक है। तो आप लोग ग्रोइंग चाइल्ड हैं, तो बड़े होने के लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्रोटीन। क्या चाहिए? प्रोटीन, है ना। प्रोटीन ही क्यों चाहिए? क्योंकि प्रोटीन को हम बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग, यानी कि इस रूम को बनाने के लिए हमको पत्थर भाटे की ज़रूरत थी। भाटा बोलते हैं ना तुम लोग, भाटे की ज़रूरत थी, या ईंटों की ज़रूरत होती है। ईंट लगाते हैं ना, ईंटों की ज़रूरत होती है। तो जो ईंट है ना, वो क्या कर रहे हैं? एक ईंट से मिलकर के पूरा ये तैयार हो जाता है। उसी तरीके से प्रोटीन जो होता है वो बॉडी बिल्डिंग होती है। तुम्हारी ये उंगली बनानी है, कौन बनाएगा? प्रोटीन, ठीक है। तुम्हारे देखो हाथ यहाँ पे अभी ठीक है, मेरा सही सलामत है, मेरा नहीं, किसी और का हाथ था जो जल गया, किसी और का था, जल गया उसका हाथ जल गया इतना बुरी तरीके से, पूरा यहाँ का स्किन खत्म हो गया, हट गया, ठीक है। वापस उसको तुम 1 महीने बाद देखो तो क्या वो स्किन वैसी की वैसी हटी रहेगी या वापस रिपेयर हो गई, वापस आ गई? कौन लाया? प्रोटीन। बनाने का काम किसने किया? प्रोटीन ने। छिपकली को देखा है कभी? छिपकली को जब तुम पकड़ोगे, उसको मारोगे, जब फंस जाएगी तो अपनी पूंछ को छोड़ देती है। चालाक है इतनी, और सोचती है कि ओहो मेरा पूंछ पकड़ा है, तू ले, पूंछ तेरे हाथ में रह गया, पूंछ को छोड़ देगी और भाग जाएगी छिपकली, ठीक है। और वापस उसी छिपकली को तुम वापस देखो तो उसकी पूंछ बन जाएगी थोड़े दिनों बाद, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके बॉडी में भी प्रोटीन है जो कि उसने पूंछ को बना लिया वापस से, ठीक है। तो प्रोटीन जो होता है वो बॉडी बिल्डिंग होता है, और हमारी बॉडी को प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, हमारे सेल को प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इन्होंने प्रोटीन बनाने की मशीन रख रखा है अपने पास, ठीक है। इस सेल के पास जो प्रोटीन बनाने की मशीन है, उस मशीन का नाम क्या है बच्चों? राइबोसोम, ठीक है। हाँ, मैं बोलूँगी कि क्या तुम्हारे पास प्रोटीन बनाने की मशीन है? बोलना यस है। क्या है? कौन सा है वो? राइबोसोम, ठीक है ना। हम बोलेंगे उसको राइबोसोम, ओके। अब मैं बोलूँगी प्रोटीन बनाने की मशीन, बड़ा से बोलूँगी, तुम नाम बोलना राइबोसोम, ठीक है। इसको हम लोग 5 बार बोलेंगे। मशीन, 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 मशीन। हाँ, तो प्रोटीन बनाने की जो मशीन है उसका नाम क्या है? राइबोसोम, ठीक है। वो राइबोसोम आपको इसके ऊपर दिखाई दे रहा है ना, है ना, इसके ऊपर लगा हुआ है, तो वो प्रोटीन बनाता है। प्रोटीन बना करके इस पैकेट के अंदर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पैकेट के अंदर भर दिया जाता है ना। बनाते जाएंगे, मशीनें चल रही हैं, बनता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तुमको सुनाई नहीं देता जब तुम सोए रहते हो, कभी ध्यान से अपने सेल के अंदर की आवाज़ सुनना, है ना। बहुत सारी आवाज़ें आती हैं, कहीं तो ऐसे आती हैं, कहीं बन रहा है, कहीं बन रहा है, कच 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 कच, कहीं दौड़ 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 दौड़, है ना, मतलब कहीं कहीं टूट रहा है, कहीं किसी चीज़ को तोड़ा जा रहा है। एक मकान बनता है, वहाँ की जैसे सारे साउंड को सुनो, है ना। तो कहीं भाटे लग रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है ना, कहीं उससे कर रहे हैं, कितनी तरीके की साउंड आती है ना। हमारे बॉडी में भी लगातार ये सब काम होता रहता है, हमेशा कंस्ट्रक्शन का चल रहा है, तो आवाज़ तो आएगी ना। धाड़ 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 मिसाइल लगा के धूम, है ना, तो आवाज़ें आती हैं। सोना जब आज जब सोओगे स्लीपिंग मोड में, तो अपने सेल के अंदर की सारी आवाज़ें सुनाई देगा। सुन सकते हो मन की आवाज़ से। देखिए, तो देखो, तो बहुत सारे प्रोटीन बनते हैं शरीर के अंदर, तोड़ फोड़ बनना चलता रहता है।
तो प्रोटीन बनाया राइबोसोम ने और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर रख देता है। फिर ये वाला इसके अंदर बन के रख रहा है, ये वाला कहता है बहुत ज़्यादा हो गया, तू रख ले अपने अंदर, तेरे पास तो प्रोटीन बन नहीं रहा है, तू रख ले। तो यहाँ से चला गया स्मूथ वाले के पास रख गया। स्मूथ वाला कहता है कि थोड़ा इसको चेंज करो, अब इस प्रोटीन का इस्तेमाल किस में करना है, इनको इनके इस्तेमाल के हिसाब से पैकेट्स में बदल दो। तो इसने ही उस प्रोटीन को उठा के इसको दे दिया, गोल्जी बॉडी को। ठीक है, तो ये तीनों एक ही चीज़ है, एक ही है सब, है ना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ स्मूथ, दोनों एक ही है, मिलजुल के काम करे, मिलीजुली सरकार। और उसी मिलीजुली सरकार की ये भी है गोल्जी बॉडी। ये गोल्जी बॉडी जो है, गोल्जी बॉडी को हम बोलते हैं ट्रैफिक पुलिस। वही है, गोल्जी ऑपरेटस कहो, उसी को गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहो, या इसी को गोल्जी बॉडी कहो, एक ही नाम है। गोल्जी लगा है ना, तुम याद कर लेना। इसको बोला जाता है ट्रैफिक पुलिस। मैं बोलूँगी सेल का ट्रैफिक पुलिस कौन है? ट्रैफिक पुलिस कौन है? ट्रैफिक पुलिस। क्यों इसको ट्रैफिक पुलिस नाम क्यों दिया गया? यहाँ जो बना, यहाँ स्टोर हुआ, यहाँ से इसको दिया गया कि अब ले जा प्रोटीन। वहाँ से डिमांड आई है ना, बगल वाले पड़ोसी से डिमांड आई है कि ये चीज़ वहाँ पहुँचाना है। फटाफट ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, इसको पैकेट्स में इसने पैकअप किया, पैकअप है ना, पैकिंग चली, और इस चीज़ को ले जा करके और सीधे डायरेक्शन में जहाँ पहुँचाना था वहाँ ले जा करके पहुँचाया। ठीक है ना, तो एक सीधी दिशा में पहुँचाता है, इधर उधर नहीं जाता है। ट्रैफिक पुलिस भी क्या करते हैं, यही करते हैं ना, ऐसे खड़े रहते हैं, इधर चलो, रुको इधर, फिर इधर बोलो तू रुक, तू चल, ऐसे नहीं बोलते हैं, खड़े रहते हैं। जो ये भी, ये देखा नहीं क्या, बोलते नहीं, कितना वो चिल्लाएंगे, सीटी ली रहती है, उर्र है ना, बजाते हैं चलो ऐसे करते हैं। ये यहाँ पर क्या ऑटोमेटिक है ना, सब जगह लाइट लगी रहती है, ग्रीन और रेड लाइट, तो ट्रैफिक पुलिस की जरूरत नहीं रहती है। यूपी में चले जाओ, लाइट को तो कोई कंट्रोल ही नहीं करता, लाइट को तो कोई देखता ही नहीं है। यूपी में चले जाओगे ना, लाइट लगी है, रेड लाइट जल रही है, रुको, नहीं रुकेंगे, चले गए, है ना, ऐसे होता है, कोई फॉलो नहीं करता। वहाँ ट्रैफिक पुलिस होती है, ट्रैफिक पुलिस को भी फॉलो नहीं करते, ट्रैफिक पुलिस को दौड़ाना